जेडीयू और टीडीपी से ज़्यादा लिबरेंडो मीडिया पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता का कैरेक्टर बेच के जो किसी एक नैरेटिव को चला रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन से नैरेटिव चलाया है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार स्पीकर का पद ले, अन्यथा बीजेपी उनके पार्टी को फोड़ेगी या हॉर्स ट्रेडिंग करके उनको उनको पार्टी के तोड़ के उनके जो एमपी चुन के आए उन्हें अपने में मिलाने की कोशिश करेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों काफ़ी दिनों से मतलब 4 जून को जब से रिजल्ट आया और जब से बीजेपी का नंबर ये 240 यहाँ तक फंस गया है, 241, उसमें से 3 एमपी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी के पार्टी से बीजेपी में आए थे टीएमसी में, वो बीजेपी से फिर से टीएमसी में जाने के लिए प्रोत्साहित है, मतलब वो बीजेपी में टीएमसी में फिर से जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि बंगाल का वातावरण कैसा है कि बंगाल में एंटी टीएमसी राजनीति करना, जो ममता बनर्जी सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीपीआई वाले इनके कुशासन से लड़के सत्ता में आई थी, वही ममता बनर्जी अभी भूल चुकी है कि किस तरह से सरकार चलाना होता है, किस तरह से फ्रीडम होती है, किस तरह से पीस, लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, किस तरह से डेवलपमेंट की राह पे स्टेट को लेके जाना पड़ता है, किस तरह से रोजगार, गरीबी, भूखमरी, इन सब के बारे में लोगों की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ममता बनर्जी एक ही समुदाय को खुश करने के लिए लगी हुई है और जहाँ जिस तरह का हिंसाचार वहाँ पे इलेक्शन के बाद होता है या फिर जो भी बीजेपी पार्टी का काम करता है उसके ऊपर होता है, वो आपने 2021 के चुनाव के बाद देख लिया, वो आपने 2024 के चुनाव के बाद देख लिया, वो संदेश खाली में देख लिया। और जिस तरह के वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज इतना फास्ट हो रहा है, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ रही है और जिस तरह से उनका टेरर वहाँ पे बढ़ रहा है, जिस तरह के हिंदू के हर फेस्टिवल पे वहाँ पे अत्याचार होता है, उसी से हम सोच सकते हैं कि भाई बंगाल अब किस तरफ जा रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नैरेटिव जो 4 जून के बाद चलाया जा रहा है कि बीजेपी को अगर रोकना है या फिर बीजेपी को अगर कमज़ोर करना है तो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ये अपना स्पीकर रखे। आपको पता है कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में श्री बाल योगी जो टीडीपी के एमपी थे, वो स्पीकर का पदभार उन्होंने संभाला। और वहाँ उनकी जो स्पीकर के कार्यकाल था उस वो किस तरह से शेडी था, मतलब आपको पता होगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था तब जो एक कांग्रेस के एमपी थे वो चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन उनको वोट करने का अधिकार श्री बाल योगी ने तब दिया और एक वोट से बीजेपी की सरकार तब गिर गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। लेकिन मैं गलती श्री बाल योगी की नहीं मानता हूँ, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंसल्ट किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद को मतलब राजा हरिश्चंद्र के दूसरे अवतार थे, तब के बीजेपी और अब के बीजेपी में बहुत फर्क है दोस्तों। तब अटल बिहारी वाजपेयी थे जो वो सोफिस्टिकेटेड थे, जो विपक्ष को भी अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त ही मानते थे। उन्होंने लगता था कि उन्होंने बोला कि भाई वो चीफ मिनिस्टर साहब जो बने हैं, जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनके उनके मतलब इस पे छोड़ देता हूँ मैं मन पे कि भाई वो सही है कि नहीं है, ये डिसाइड करे, वो वोट करे। कांग्रेस के लिए ये चीज़ें नहीं होती। कांग्रेस ने आज तक बहुत गलत इतिहास या फिर गलत बहुत प्रेसिडेंस लोगों के सामने पेश किए है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई आप किसके ऊपर छोड़ रहे हो, कि आपको अच्छा लगता है तो करो या ना करो। तो स्पीकर का पद जो होता है दोस्तों, तो स्पीकर का पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी पार्लियामेंट में किसी एमपी का डिसीजन लेना हो, डिस्क्वालिफिकेशन का लेना हो, या फिर कुछ पार्टीज का मर्जर लेना हो, या फिर कुछ भी लोकसभा के हाउस के अंदर कुछ भी एक्शन होती है या फिर कुछ भी एक्टिविटी होती है, बिल पास करना हो, तो स्पीकर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होता है दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रख के जो विपक्ष की पार्टी है, जो इंडिया अलायंस है, जो घमंडी अलायंस है, वो नीतीश कुमार और टीडीपी इन दोनों को बहलाने में रखी हुई है कि भाई अगर आप बीजेपी को कमजोर रखना चाहते हो, याद रखना कि 10 साल में बीजेपी ने एनडीए के लोगों को जिस तरह से मतलब जो नैरेटिव लिबरल मीडिया चल रही है कि भाई जिस तरह से उन्होंने 10 साल में एनडीए के लोगों को दूर ढकेला, एनडीए के जो गठबंधन के साथी है उनको किसी भी तरह की कीमत नहीं दी। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपको कीमत इस एनडीए गठबंधन में मिले तो आपको स्पीकर का पद खुद के पास रखना पड़ेगा, तभी बीजेपी पे कंट्रोल आपका रहेगा। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि बीजेपी को अगर ये सरकार 5 साल तक चलानी है और पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से चलानी है, और उनके जो प्रिंसिपल्स है, मतलब उन्होंने जो लोगों के
लोगों को आश्वासन दिए या फिर वादे किए कि भाई सत्ता में आके हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो अगर ये सारी चीज़ें बीजेपी को करना है तो इन एनी हाउ कंडीशन उन्हें स्पीकर अपने पास रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह से बीजेपी ने 2000 मतलब 4 जून के रिजल्ट के बाद सरकार बनाई, किस तरह से इनका जो बार्गेनिंग पावर थी, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान हो या एकनाथ शिंदे जी हो या फिर अन्य साथी दल हो, इनकी बार्गेनिंग पावर अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कम की, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको आज टीडीपी का जो स्पीकर की मांग है, जो लिबराडो मीडिया टीडीपी और अपने चंद्रबाबू नायडू मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनको बोल रहे कि आप स्पीकर का पद खुद के पास रखो, बीजेपी को किसी भी हालत में स्पीकर का पद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीजेपी के पास स्पीकर का पद जाएगा तो 5 साल तक सरकार जो है वो स्टेबल हो जाएगी, 5 साल तक सरकार को गिराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर कभी भी कुछ भी खेल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको फिर से मैं बताऊँ एक बार कि जिस तरह से बीजेपी ने बार्गेनिंग पावर की है, मिनिस्ट्रीज भी आप अगर देखोगे तो 2014 और 2019 में जो मिनिस्टर्स थे वही मिनिस्टर्स ज़्यादा कंटिन्यूटी मोदी साहब ने रखी है। सीसीएस जो होते हैं, कमेटी ऑन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो 4 मिनिस्टर्स होते हैं लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर्स, ये 4 जो मिनिस्टर्स होते हैं बीजेपी ने खुद के पास रखे हैं। पहले मांग या अफवाह फैलाई जा रही थी कि चंद्रबाबू नायडू फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगना चाहते हैं, नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्ट्री मांग रहे, चिराग पासवान खुद के लिए 2 मिनिस्ट्री मांग रहे, एकनाथ शिंदे साहब का तो कुछ डिमांड वैसे आई नहीं सामने, और बाकी के मेंबर्स भी 2-2 पार्लियामेंट, जीताराम मांझी खुद के लिए कैबिनेट तो उन्हें स्वतंत्र पवार दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री एमएसएमई के मिनिस्टर से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने ली है। बट आज जिस तरह से केसी त्यागी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उनका जो बयान आया है कि भाई हम किसी भी हालत में जो जो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी उसके पीछे हम रहेंगे। तो दोस्तों जेडीयू और टीडीपी किसी भी हालत में बीजेपी को छोड़ने के इरादे में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को छोड़ के जाना मतलब उनके पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आज बीजेपी के पास 240 एमपीज है, उसमें से 3-4 एमपीज टीएमसी की तरफ जाएगी भी तो 237 एमपी हो रहेंगे, लेकिन आने वाले 4 या 6 महीनों में बीजेपी खुद के भरोसे 275 प्लस क्रॉस करेगी। और जो जो आश्वासन उन्होंने अपने अपने इलेक्शन के वक्त लोगों को बोला था, आश्वासन दिए थे कि भाई ये सारी चीज़ें हम करेंगे, वो सारी चीज़ों की अमलबजावनी करने के लिए, वो सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन करने के लिए बीजेपी को खुद की मेजोरिटी होना चाहिए। हाँ, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सच एज मुस्लिम रिजर्वेशन इन आंध्र प्रदेश and the Muslims are the core vote banks of the TDP and Nitish Kumar also. So बीजेपी पहले भी स्टैंड नहीं ले पाती थी, अभी भी स्टैंड हिंदुओं के नहीं लेंगी। रियासत में जो हुआ उस पर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी और किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। बट जो कुछ दिक्कत चल रही थी कि स्पीकर पद के ऊपर से, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपना स्पीकर पद टीडीपी के लिए छोड़ेगी, और मेरे को ये भी नहीं लगता है कि टीडीपी भी इतनी ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग करेगी कि स्पीकर के लिए। हाँ, उनको एक जैसा एक मिनिस्ट्री उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिल गया है, वैसे एक और मिनिस्ट्री कैबिनेट एक्सपांशन मिल जाएगी शायद, और एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी, मतलब 2 मिनिस्टर्स अभी उनके बने तो 2 मिनिस्टर्स और बन जाएंगे। नीतीश कुमार जी के 2 मिनिस्टर्स अभी है, एक मिनिस्टर और बन जाएगा, एकनाथ शिंदे जी का एक मिनिस्टर और बन जाएगा। अजित पवार जो कि अभी सुमित्रा वहिनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार राज्यसभा पे बनी है, वो मिनिस्टर बन जाए। लेकिन किसी को भी बीजेपी इतना हावी नहीं होने देगी कि उसके ऊपर सरकार की कमान रहेगी, उसके मन के मुताबिक सरकार चले और वो जब मन चाहे तब सरकार गिराए। इस तरह से बीजेपी किसी को हावी नहीं होने देगी दोस्तों। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह से टीडीपी के नेता ने भी आज स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो भी फेस होगा एनडीए का, जो भी स्पीकर का फेस होगा वो एनडीए का फेस होगा। मतलब उन्होंने बहुत वेग लैंग्वेज में बात की है कि भाई फेस टीडीपी से नहीं होगा, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि जो अध्यक्ष होगा वो बीजेपी से होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला होगा, पुरंदेश्वर देवी जो चंद्रबाबू नायडू की साली है और उनके जो ससुर थे जो आंध्र के चीफ मिनिस्टर्स थे, उनकी बेटी है, उनकी काफ़ी संतानें थे तो उनकी बेटी है। तो पुरंदर शेवी जब चंद्रबाबू नायडू ने उनके फादर इन लॉ से पावर छीनी या फिर पार्टी छीनी, तो पुरंदरेश्वर देवी उनके साथ खड़ी थी। तो पुरंदरेश्वर देवी
उनकी सिस्टर इन लॉ है, तो मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज फॉर ऐसा निकलेगा कि पुरंदर विल बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश से चुन के आई है, और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश से वो चुन के आई है और स्पीकर के लिए अगर पुरंदर का नाम सामने आता है, तो चंद्रबाबू नायडू भी नाम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए भी नाक का सवाल बन जाएगा कि एक आंध्र प्रदेश की औरत, महिला एमपी, जो उनकी साली भी है, घर से भी प्रेशर होता है, आपको तो पता है कि हस्बैंड की कितनी ही चलती है। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के 5 साल में व्यवहार रहा वाईएसआर रेड्डी का, तो चंद्रबाबू नायडू का सबसे ज्यादा फोकस देश की राजनीति ना होती है, उनको जो फाइनेंशियल पैकेजेस चाहिए सेंटर से, उनको अमरावती ये कैपिटल खड़ी करनी है, ऊपर से उनको सेटल करना है जो स्कोर वाईएसआर रेड्डी और नारा लोकेश को उनको अगर पॉलिटिक्स में सेटल करना है, तो उन्हें 5 साल तक आंध्र प्रदेश में या फिर कंसिस्टेंट सपोर्ट ऑफ द सेंटर उन्हें चाहिए होगा। उन्हें पता है कि अगर मैं इस इंडी गठबंधन के बैठा में आ जाऊँ, इंडी गठबंधन के लोगों के बैठा में आ जाऊँ, और अगर मैं सरकार से जो मेरा सपोर्ट है वो पुल ऑफ करता हूँ, और अगर सरकार नहीं गिरती है, तो 5 साल भाई साहब, आने वाले 5 साल मोदी और अमित शाह सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पीछे लगे। चलो, चंद्रबाबू नायडू के लिए ऑप्शन है कि चंद्रबाबू नायडू के पास आंध्र प्रदेश में ब्रूट मेजोरिटी है, वो खुद के भरोसे सरकार बना सकते हैं, उनको बीजेपी की या पवन कल्याण की किसी की भी जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, नीतीश कुमार लोग नीतीश कुमार को बोले कि नीतीश कुमार कभी भी जा सकते पार्टी छोड़ के या फिर एनडीए छोड़ के, तो भाई साहब एक चीज आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार सबसे पहले आपको बताऊँ, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इज इन विन विन सिचुएशन। क्योंकि अगर बीजेपी से वो छोड़ के उधर जाते हैं तो सरकार गिरने के चांसेस फिर भी नहीं रहते, फिर भी बीजेपी 265 विदाउट चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार है। 10 एमपी जो इंडिपेंडेंट एमपी है उनका बीजेपी को सपोर्ट है, तो वो जाता है 275। अगर जैसे वैसे सरकार बन गई, तो नीतीश कुमार ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे, प्राइम मिनिस्टर पद तो मिलने से रहा, तो फिर जो मुख्यमंत्री बन के बिहार में बैठे हैं वो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव की ताजपोशी लालू प्रसाद यादव जेल में जाने से पहले करना चाहेंगे। तो नीतीश कुमार के बारे में जितनी अफवाहें फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के कभी भी जा सकते हैं, वो कभी शरद पवार साहब भी हमारे बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार विल स्टे इन द एनडीए अलायंस ओनली। अब बात करते तो मैं एक इश्यू सॉल्व हो गया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एनडीए का ही स्पीकर बनेगा, बट वो स्पीकर लोकसभा का स्पीकर बीजेपी से ही होगा। अगर ये सरकार स्टेबली चलनी चाहिए, ऐसा जो इंडिया अलायंस को गठबंधन को लगता होगा, गठबंधन के साथियों को अगर लगता है, तो बीजेपी का ही स्पीकर बनेगा। अन्यथा नरेंद्र मोदी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो 2 साल में सरकार गिराएंगे और फ्रेश लोगों के सामने जाएंगे, फिर से ओपिनियन या फिर से लोगों का ओपिनियन लेंगे, फिर से लोगों के बीच में जाके वोट मांगेंगे और फिर से ब्रूट मेजोरिटी के साथ सरकार में आएंगे। तो एनडीए के साथियों को मेरा यही कहना है कि भाई उस बंदे को आप कमजोर मत आंको, वो बंदा कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि उनके कुंडली में शत्रुहंता योग है। तो आप जितना उनके साथ करोगे, जितना क्रिटिसाइज करोगे, उतना वो बंदा आपको उतनी परेशानी देगा। और दूसरी बात ऐसी कि एनडीए गठबंधन का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस ये रहा है, मतलब बीजेपी का वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में ये रहा है। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर कांग्रेस के पास थी जीतने की, तो अपॉर्चुनिटी 2024 का इलेक्शन थी, क्योंकि आने वाले टाइम में डिलिमिटेशन होगा। और डिलिमिटेशन आपको पता है दोस्तों, जो पार्टी पावर में होती है उसकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चलती है, और आने वाले डिलिमिटेशन में जो सीट्स बढ़ने वाली है उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। बीजेपी का जो फुट्स बढ़ रहे हैं साउथ इंडिया में, जैसा आपने इस बार देखा होगा कि उड़ीसा क्लीनशिप किया, बंगाल में उनको निराशा हाथ लगी, 12 एमपी चुन के आए, लेकिन बंगाल में आने वाला मेंबर ऑफ एमएलए का चुनाव है, तो बंगाल में क्या होगा पता नहीं। बंगाल में अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाते हैं मोदी, और मोदी अगर अच्छाई की बातों पे ही जाते हैं, जैसा उनको एक सिंड्रोम होता है ना कि अच्छाई वाला सिंड्रोम, तो वैसे ही जाता है। और उनको अगर लगता है कि मेरी छवि ऐसी रहनी चाहिए कि भाई इन्होंने कभी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, तो उसको महंगा गिरेगा, और बंगाल से बीजेपी ऐसे ही कम और खत्म होती जाएगी। और दूसरी बात, जिस तरह से केरला में बीजेपी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया है, आने वाले टाइम में तमिलनाडु में भले ही इस बार बीजेपी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के नहीं आया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का वोट शेयर वहाँ पे बढ़ा है, तो आने वाले टाइम में बीजेपी वहाँ पे गेन करेगी। और गेन किसके बेस पे करेगी? गेन वोट करेगी एआईडीएमके से। तो एआईडीएमके धीरे धीरे करके वहाँ पे कम छोटी पार्टी होती जाएगी। और अन्नामलाई का जिस तरह से लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो आप बोलोगे दोस्तों कि वहाँ पे तो अन्नामलाई हार गए। हाँ, अन्नामलाई वहाँ पे हार गए, लेकिन जिस तरह से उनको मेजोरिटी वहाँ पे मिली, मतलब जिस तरह से वोट मिले, 4.5 लाख वोट तमिलनाडु में बीजेपी के कैंडिडेट को मिलना,
और सेकंड नंबर पे रहना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो हेड्स ऑफ टू हिम, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और अमित शाह और मोदी अगर उनके पीछे खड़े हैं तो ये तो करना पड़ेगा। और रही महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र हाथ से गया बीजेपी के, कि शरद पवार ने जिस तरह से गुगली डाली है, और शरद पवार जिस तरह से, क्या बोलो आपको, तो आपको समझ में आ गया, रोज रोज बातें करके कुछ मतलब नहीं। जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल को हाथ में लेके शरद पवार जिस तरह से चाले चल रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बीजेपी टू कम टू पावर इन विधानसभा एज वेल। ओके, तो बाकी जगह पे बीजेपी को फुटहोल्ड अपने बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन एक दिक्कत तो तय हो गई, एक दिक्कत जो बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती थी कि स्पीकर किसका होगा, तो स्पीकर का इशू तो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है। हाँ दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी के बीच में थोड़ी सी टसल पावर चल रही है, टसल चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं। मैं बोलूंगा मनभेद नहीं हुआ है, मतभेद हुआ है। मतभेद इस चीज के ऊपर हुआ है कि आरएसएस चाहते हैं कि बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष मिले जो सिर्फ पर्चे बांटने का काम ना करे, कि भाई इतने टॉयलेट बने, इतने बने, ये योजना आई, ऐसा एक बने कुशाभाऊ जैसा, कि जो गांव गांव जाए, लोगों से मिले, लोगों की समस्या क्या है ये जान के ले, और उसके बाद संगठन पे काम करे। तो बीजेपी इज ईगरली लुकिंग फॉर अ यंग पार्टी प्रेसिडेंट हु कैन वर्क फॉर द पार्टी डे एंड नाइट। जैसा कि आपको पता था कि जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन वो 2 कदम भी अमित शाह से पूछ कर ही चलते थे। और उसका ही नतीजा है कि योगी की बात ना सुनना, जेपी नड्डा का इनएक्टिव रहना, लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं रहना, उसका ही नतीजा है कि बीजेपी 240 और खुद नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से जीते। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये इशू भी सॉल्व होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बीजेपी एंड आरएसएस विल वर्क टुगेदर इन अपकमिंग इलेक्शंस। तो आपको मेरा विश्लेषण कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।